हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रा। इस वीडियो में आपको बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा along with मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स। इस बुक के जो ऑथर है अशोका मित्रा, वो जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस था, एक मूवीज का प्रोडक्शन हाउस था लोकेटेड इन चेन्नई, और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्शन हाउस था। और जो अशोका मित्रा थे, उनका यहाँ पर क्या काम था कि वो न्यूज़पेपर में जो भी क्लिपिंग्स आती थी, जो भी डिफरेंट टॉपिक्स पे न्यूज आती थी, उनको कट करके उन्हें फाइल्स में स्टोर करना होता था। वो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म थे, यानी कि सबसे ज्यादा नॉलेजेबल थे। और ये जो चैप्टर है उनकी बुक में से निकाला गया है, और उनकी बुक का नाम है माई ईयर्स विद बॉस। तो जेमिनी स्टूडियोज में जो मेकअप का सामान आता था, उस ब्रांड का नाम था पैनकेक। यहाँ पे जो भी फेमस सेलिब्रिटीज थे, जो भी फेमस एक्ट्रेस और एक्टर्स थे, उन सब ने इस मेकअप को यूज कर रखा था। जो रॉबर्ट क्लीव है, जो कि गवर्नर थे बंगाल के, जब वो मद्रास में आते थे, जब वो चेन्नई में आते थे, तो वो भी इधर ही रहते थे मेकअप डिपार्टमेंट में। जो रॉबर्ट क्लीव है, वो बहुत मूव करते थे इधर से उधर, रिमोट कॉर्नर्स में रहते थे इंडिया के, और बहुत थोड़े टाइम के लिए चेन्नई में रहे थे। और उनकी जो वाइफ थी, वो सेंट मेरी चर्च में एक मेडन थी। अब यहाँ पे मेकअप रूम को डिस्क्राइब किया गया है। मेकअप रूम जो है एक हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था, और वहाँ पे ऐसी लाइट थी जो गर्म होने से हीट होने से लाइट अप हो जाती थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन था। क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पर काम करते थे, जैसे कि तमिल, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, आंध्रा के लोग, महाराष्ट्रन, बंगाली, ये सब साथ में काम करते थे। और ये सब लोग मिलके क्या करते थे कि इतना ज्यादा मेकअप कर देते थे इंसान पे कि वो बिल्कुल अगली लगने लग जाता था। और यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं, मूवी में प्रेजेंटेबल लगने के लिए जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, उनको इतना ज्यादा मेकअप कर देते थे कि वो अगले लगते थे। ज्यादातर जो शूट है वो इंडोर होता था, और सिर्फ 5% शूट आउटडोर होता था। अब इस मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन होकर रखती थी। जो चीफ मेकअप मैन है, वो चीफ एक्टर्स और चीफ एक्ट्रेसेस का मेकअप करता था। यहाँ पर लिखा है उनको अगली करता था। इसका ये मतलब है कि मेकअप थोप देता था। उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट है, वो सेकेंड हीरो को करता था, यानी कि उससे कम लेवल के एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करता था। और जो जूनियर असिस्टेंट था, वो कॉमेडियन का करता था। ऐसे हायरार्की नीचे जाती रहती। जो क्राउड था, वो ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जेमिनी स्टूडियो में भी अपना एक खुद का ऑफिस बॉय था। और ये लोग इतना ज्यादा मेकअप थोप देते थे कि कोई भी पोर नहीं दिखता था इंसान के फेस पे। अब इनमें से एक लड़का होता है जो अराउंड 40s में होता है, और वो बहुत साल पहले आता है इस जगह पर इन दी होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर या स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, मतलब कुछ भी क्रिएटिव काम उसको मिल जाए, वो यहाँ पर आता है उसके लिए। लेकिन अब वो यहाँ का ऑफिस बॉय बन चुका होता है। उस टाइम पे जो ऑथर है अशोका मित्रा, वो क्यूबिकल में काम करते थे, जो कि एक छोटा सा रूम होता है। वहाँ पे फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी, और सारा दिन वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स निकाल के इसको फाइल करते थे। और जो लोग उनको देखते थे, वहां पर आके उनको लेक्चर दे देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। जो ऑफिस बॉय था, जो कि अपने 40s में था, वो आकर इनको बताता है कि कैसे इतना सारा लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है मेकअप डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान था। वो पोएट था, जो वो ऑफिस बॉय था, लेकिन उसको काम क्या करना पड़ा था, मेकअप का काम करना पड़ रहा था। इसीलिए वो आके इसको बता रहा था कि कैसे इतना सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। जब भी कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो यूजुअली अपना सारा एंगर एक सिंगल इंसान पे निकाल देता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा था। ये जो बॉय था, वो अपना सारा गुस्सा कोतमंगलम सुब्बू करके एक आदमी पे निकाल रहा था, जो कि जेमिनी स्टूडियोज में काम करता था। जब सुब्बू ने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोड्यूसिंग कंपनीज या स्टूडियोज फॉर्मली एस्टैब्लिश नहीं थे फॉर्मली। लेकिन जो सुब्बू था, वो अपने टफ टाइम्स में भी गिव अप नहीं करता था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। और ब्राह्मण फैमिली में पैदा होना एक वर्च्यू था, क्योंकि वैसे ही उनको एफ्लुएंट सिचुएशन से डील करना होता है, यानी कि अच्छी सिचुएशंस में वो बड़े हुए थे, और अच्छे लोगों से भी डील करने का मौका मिलता है बीइंग अ ब्राह्मण। तो जो सुब्बू थे, वो अपने फ्लॉप फिल्म जब होती थी, उस टाइम पे भी चीयरफुल रहते थे। ये उनकी क्वालिटी थी। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर मेड यानी टेलर जो होता है स्पेसिफिकली आपके लिए कपड़े डिजाइन करता है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो टेलर मेड फॉर फिल्म मतलब ऐसा लगता था कि उनको बनाया ही फिल्म के लिए गया है। जब भी कोई टफ सा सीन होता था जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं शूट कर पाता था, सुब्बू 4-5 अलग तरीके बता देता था डायरेक्टर को कि कैसे इसको हम शूट करें। तो जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है, सुब्बू के साथ बहुत ही अच्छा होता था। इसके अलावा जो सुब्बू था, बहुत अच्छा पोएट भी था, लेकिन उनकी जो अचीवमेंट्स थी वो मूवीज में ज्यादा थी देन उनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स। उन्होंने काफी सारी ओरिजिनल स्टोरीज लिखी थी फोक में, और साथ में काफी सारी नॉवेल्स लिखी थी, जैसे कि ज़िलाना मोहनंबल, और उन्होंने देवदासीज के ऊपर भी एक किताब लिखी थी। इसके सिवाय वो बहुत ही अच्छे एक्टर भी थे, और उनके आसपास जितने भी लोग होते थे उनसे अच्छे से बिहेव करते थे। कभी ऐसा नहीं फील कराते थे कि वो किसी की हेल्प कर रहे हैं।
वो बहुत चैरिटी करते थे, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करते थे, लेकिन किसी को फील नहीं कराते थे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी उनके बहुत सारे एनिमीज होते थे। वो शायद इसलिए हो सकते थे क्योंकि वो बॉस से बहुत क्लोज थे, जेमिनी स्टूडियोज के बॉस से, या वो इसलिए था क्योंकि लोग जब उनके पास जाते थे उनको लगता था कि वो उनसे फेवर ले रहे हैं, या फिर वो इसलिए था क्योंकि वो हमेशा अच्छी चीजें बोलते थे हर इंसान की बात। सुब्बू जो था अटेंडेंस रूल्स के हिसाब से हमेशा बॉस के साथ था, लेकिन एक डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करता था उसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, और वहां पर एक लॉयर था और इस लॉयर को बोलते थे लीगल एडवाइजर। लेकिन लोग ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे कि ये लीगल एडवाइजर है। अब यहाँ पे हमें एक केस स्टडी बताई गई है, उसमें से एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस आई थी उनके सेट पर, और वो बहुत ही टेम्परामेंटल भी थी, यानी कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो ये जो लीगल एडवाइजर होते हैं, जब ये गुस्सा करने लगती है एक्ट्रेस, वो क्या करते हैं कि वो रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं, इनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जो एक्ट्रेस होती है कंट्री साइड से होती है, यानी कि विलेज के साइड से होती है, जब ये अपनी आवाज सुनती है इस रिकॉर्डर पे, वो बहुत ही टेरिफाइड हो जाती है। और क्योंकि अब इनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है, इनका ब्रीफ और ब्रिलियंट एक्टिंग करियर जो है वो खत्म हो जाता है। जो लीगल एडवाइजर है वो स्टोरी डिपार्टमेंट के मेंबर भी थे। डिपार्टमेंट के सारे लोग जो थे वो खादी के कपड़े पहनते थे, खादी धोती होती थी और ओवरसाइज्ड होती थी। लेकिन जो लीगल एडवाइजर थे वो कोट और पैंट पहनते थे टाई के साथ, और बहुत ही कोल्ड लॉजिक के लगते थे। कोल्ड लॉजिक मतलब जो कि बहुत ज्यादा रूल्स को फॉलो कर, और वो सबसे बहुत ज्यादा न्यूट्रल और बहुत डिफरेंट होते। और ये भी जो है बॉस के बहुत क्लोज होते थे, और इनको भी अलाउड था फिल्म प्रोड्यूस। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि एक लॉयर ने इसलिए अपना जॉब लूज किया क्योंकि सारे पोएट्स को घर जाने को बोल दिया। जो जेमिनी स्टूडियोज है वो फेवरेट प्लेस था पोएट्स के लिए, जैसे कि संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, जो भी फेमस पोएट्स थे वो यहाँ पर आके बैठते थे। यहाँ पर आके वो कॉफी का कप पीते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मेस था, बहुत अच्छी कैंटीन थी। इस टाइम पे कांग्रेस रूल का मतलब होता था प्रोहिबिशन, यानी कि चीजों को मना। तो इसीलिए साथ में आके कॉफी बैठ के पीना बहुत ही एंटरटेनिंग होता था इन लोगों के लिए। यहाँ के जो भी लोग थे बिल्कुल पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो फिर भी गांधी जी को फॉलो करते थे और खादी के कपड़े पहनते। तो यहाँ पर क्या नोशन होता था कि जो कम्युनिज्म है, जो कम्युनिस्ट है, वो एक गॉडलेस मैन है, उसका कोई गॉड नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, मतलब वो उसको कोई प्यार नहीं है, ना अपने पार्टनर से ना अपने बच्चों से। वो अपने खुद के पेरेंट्स को मार देता है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत वायलेंट होता है, इग्नोरेंट होता है। ऐसा वहाँ पे नोशन था कि कम्युनिज्म का ये मतलब होता है। जब फ्रैंक बर्चमैन की जो रीआर्मेंट आर्मी है वो अराउंड 200 लोगों की थी, वो मद्रास में आए थे और वो लोग जेमिनी स्टूडियोज में रहे थे। लेकिन कुछ लोग इनको कहते थे कि एक इंटरनेशनल सर्कस की तरह है, ना कि आर्मी की। इन लोगों ने 2 सक्सेसफुल प्लेस भी डिलीवर किए थे, द जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन पैथ। जो उनके मैसेज होते थे प्लेस के बहुत ही सिंपल होते थे, लेकिन जो उनका सेट था, जो कॉस्ट्यूम्स थी, जो मेकअप था, वो बहुत ही हैवी होता था। जो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी बहुत टेरिबली इम्प्रेस थे, क्योंकि कई साल तक जो तमिल प्लेस थे उनमें सेम सीन होता था, जैसे कि सनराइज और सनसेट का सीन। एक बेयर स्टेज होता था, वहां पे कर्टन लगाते थे और फ्लूट बजाते थे। जो MRA थी, यानी कि मॉरल रिआर्मेंट आर्मी, वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट थी। और जो मिस्टर वासन है, जो बड़े बड़े लोग हैं मद्रास के, उनके अंडर काम करते थे। जेमिनी स्टूडियोज के लोगों को, जो स्टाफ है, बहुत अच्छा लगा 200 लोगों को सर्व करके, 200 लोगों को होस्ट करके, जो कि अलग अलग नेशनैलिटी से आए थे। और ये बहुत डिफरेंट था उनके यूजुअल टाइमिंग से, यूजुअल चीज से, जिसमें उनको बहुत ज्यादा मेकअप लगाना पड़ता है अपने एक्टर्स को या फिर जो भी वहां पर आते। अब इसके कुछ मंथ्स बाद वापस से कॉल आता है बड़े लोगों को मद्रास के कि जेमिनी स्टूडियोज को खाली किया जाए क्योंकि एक न्यू विजिटर आ रहा है। और ये लोग सोचते हैं कि कौन सा पोएट आ रहा है अब इंग्लैंड से, क्योंकि इनको कहा जाता है इंग्लैंड से कोई आ रहा है। तो ये सोचते हैं वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, ये सारे जो फेमस पोएट्स हैं जिनकी हमने पोएम पढ़ भी रखी है, इनको लगता है इनमें से कोई होगा। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं था। इनको कहा जाता है कि वो एक्चुअली एक पोएट नहीं है, वो एक एडिटर। और ये लोग गेस करने की कोशिश कर रहे होते कि कौन एडिटर है, कौन से न्यूज़पेपर का, मैनचेस्टर गार्डियन का, लंदन टाइम्स का, ये लोग गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अराउंड 4 o'clock आफ्टरनून में वो पोएट आ जाता है, यानी कि एडिटर आ जाता है, और इनको नहीं समझ आता कि ये कौन है। ये बहुत अननोन होता है इनके लिए। वो बहुत टॉल मैन होता है, बहुत इंग्लिश होता है, यानी कि बहुत वाइट होता है और बहुत सीरियस। इसके बाद जो बॉस होते हैं वो इस एडिटर को वेलकम करते हुए इनके बारे में बोलने लगते हैं। वो देख के बोल रहे होते हैं, तो ये क्लियर होता है कि उनको खुद भी ज्यादा नहीं पता है एडिटर। इसके बाद जो पोएट होता है, यानी कि जो एडिटर होता है, वो खुद एड्रेस करता है ऑडियंस को, और वो एक अजीब सी इंग्लिश एक्सेंट में बोल रहा होता है। किसी को कुछ नहीं समझ आता कि ये क्या बोल रहा है। सब वंडर कर रहे होते हैं कि ये जो इंग्लिश पोएट है एक ऐसे स्टूडियो में क्या कर रहा है जो कि बहुत सिंपल लोगों के लिए तमिल फिल्म्स बनाती है। और जो पोएट है वो खुद भी सोच रहा होगा
ऑथर कहते हैं कि पोएट खुद भी पक्का ये सोच रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। उनका जो विजिट है वो एक मिस्ट्री बन के रह गया। जो प्रोज राइटर्स है वो ये खुद एडमिट नहीं करते होंगे। प्रोज राइटिंग मतलब होता है प्रोसेस लिखना, यानी कि पोएम से डिफरेंट होता है, पैराग्राफ स्टाइल में होता है। तो ऑथर्स कहते हैं जो प्रोज लिखते हैं वो जीनियस नहीं होते, वो लोग पेशेंट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं और परसीवरिंग होते हैं, यानी कि जब तक रिजल्ट नहीं आता, फेलियर के बावजूद भी रिजल्ट को लाने के लिए काम करते रहते हैं पूरे पेशेंस के साथ। तो वो कहते हैं द हिंदू करके जो न्यूज़पेपर है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट निकाली एक अनइम्पोर्टेंट फेज में बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल, यानी कि ब्रिटिश मैगजीन, जिसका नाम था द एनकाउंटर। इस कॉन्टेस्ट, ये एक स्टोरी कॉन्टेस्ट था, लेकिन जो द एनकाउंटर पीरियोडिकल है इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था जेमिनी स्टूडियो में। तो ऑथर अपनी एंट्री भेजने से पहले ज्यादा आइडिया लगाना चाहते थे कि ये एक्चुअली है क्या। इस टाइम पर क्या होता था, जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी उधर एक एंट्रेंस होती थी, लेकिन ज्यादा कोई साइन बोर्ड या नोटिस नहीं होते थे। जैसे आपको लगेगा आप किसी फॉरबिडन एरिया में, कोई आइसोलेटेड एरिया में जा रहे हो, और वहाँ पे हर जगह एनकाउंटर जो पब्लिकेशन था उसकी कॉपीज पड़ी हुई थी जो किसी ने टच नहीं करी थी। जब उन्होंने देखा एडिटर का नाम क्या है तो उनके दिल में घंटी जैसे बजने लग गई। फिर उनको रियलाइज हुआ कि वही पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो जिसने विजिट किया था, और उसको लगा कि उसने अपना लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर को ढूंढ लिया है। और जैसे होता है ना मूवीज में कि वो एक दूसरे के गाने गाने लग जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले, तो उनको वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। और इस पोएट का नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जो एक बहुत ही बड़ा पोएट है। एंड कई साल बाद जाके ये मिस्ट्री सॉल्व होती है जब उनको समझ आता है कि स्टीफन स्पेंडर एक्चुअली कौन थे। तो एक दिन जो ऑथर है वो जेमिनी स्टूडियो से अब बाहर निकल गए होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो जो भी कम प्राइस का होता है वो उनके अटेंशन को ग्रैब करता है। तो एक दिन वो पोस्ट ऑफिस के बाहर से 50 पैसे की एक बुक खरीदते हैं जिसका नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड। और ये जो बुक है ये 6 एमिनेंट मैन ने लिखी होती है। किसके बारे में? देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूशन्ड रिटर्न, यानी कि वो कम्युनिज्म में जाते हैं और कम्युनिज्म कैसे छोड़ते हैं। बुक डिस्क्राइब करता है कि कैसे कम्युनिज्म के अंदर वो हाई होप्स के साथ गए थे, लेकिन उसी लेवल के डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो लोग वापस आ गए कम्युनिज्म से। और जो स्टीफन स्पेंडर है वो एक आदमी था इन लोगों में से जिसने इस बुक को लिखा था। ऑथर को समझ आता है हाँ कि स्टीफन स्पेंडर की क्या इंपॉर्टेंस थी उस दिन जब वो आए थे जेमिनी स्टूडियोज में और उन्होंने स्पीच दी थी एंटी कम्युनिज्म पे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए।